नमस्कार, मैं बलवान सिंह। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, इस पाठ के 3 भाग बनाए हैं मैंने ताकि ये अच्छी तरह से समझ में आए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। और इस पाठ से जो है सभी परीक्षाओं में, चाहे वो कक्षा की परीक्षा है या प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सभी में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इसकी 3 वीडियो बनाई है। 2 वीडियो पहले जारी हो चुकी है और आज ये तीसरी और अंतिम वीडियो जो है वो जारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, तो 1857 का विद्रोह बहुत ही ज़बरदस्त विद्रोह था अंग्रेजी कंपनी के खिलाफ। अंग्रेजों के खिलाफ इस विद्रोह के अंदर भारतीय समाज के हर तबके ने भाग लिया, चाहे फिर वो आम जनता थी, सिपाही थे, किसान थे, बुनकर, शिल्पकार और इसके अलावा नवाब, मुखिया, आदिवासी, राजा और यहाँ तक कि दिल्ली के शासक बहादुर शाह जफर भी इस विद्रोह में शामिल थे। एक बार तो अंग्रेज़ों को ये लगने लगा कि अब वे जो है भारत में नहीं रह सकते, उन्हें भारत से भागना पड़ेगा। सिपाहियों से शुरू होने वाला ये विद्रोह एक जन विद्रोह बन चुका था और पूरे लगभग जो है भारत के बहुत बड़े हिस्से में फैल गया था और जो है लोगों के बीच में ये एक लोकप्रिय विद्रोह हो चुका था। लेकिन 1857 का ये विद्रोह जो है ये पूरे देश में नहीं फैल पाया। ये भारतीय समाज के सभी वर्गों में और सभी श्रेणियों में नहीं फैल पाया। ये विद्रोह साउथ इंडिया में यानी दक्षिणी भारत में और जो भारत के पूर्वी और पश्चिमी जो क्षेत्र थे उनमें भी नहीं फैल पाया, क्योंकि इन क्षेत्रों में जो है पहले भी विद्रोह हो चुके थे जिनको जो है अंग्रेज़ों ने बुरी तरह से दबाया था। ज़्यादातर जो शासक थे भारतीय राज्यों के और जो बड़े जमींदार थे, वे अब भी अंग्रेज़ों से डरे हुए थे और स्वार्थपूर्ण जो है वे इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए। जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निज़ाम, जोधपुर का राजा और दूसरे जो राजपूत शासक थे, भोपाल का नवाब, पटियाला के जो शासक थे और नाभा के जींद और अन्य जो है सिख जो मुखिया थे पंजाब के, और जो महाराजा कश्मीर का जो महाराजा था, नेपाल के राणा थे और बहुत सारे जो शासक थे, मुखिया थे, जो है इसमें शामिल हुए ही नहीं। बहुत बड़ी संख्या में जो बड़े जमींदार थे जो है वे इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए और उन्होंने जो है इस आंदोलन में ब्रिटिश जो लोग थे उनकी मदद की। इस आंदोलन में
जो है 1% से भी ज़्यादा जो मुखिया थे उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। यानी इसमें हिस्सा लेने वाले मात्र कितने थे? 1% से भी कम थे। ये बात तो गवर्नर जनरल कैनिंग ने जो है बाद में कही कि यदि भारतीय शासक और मुखिया जो है वे ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ नहीं देते तो ये जो तूफान था ये लगभग अंग्रेज़ों को बहाकर ले जाता। मद्रास, बम्बई, बंगाल और जो पश्चिमी पंजाब था जो वो इस आंदोलन में शामिल नहीं रहा, अनडिस्टर्ब्ड रहा, वहाँ किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं रही। हाँ, कुछ जो जमींदार थे जो जिनकी जमींदारी छीन ली गई थी वे, और कुछ उच्च श्रेणी के और मध्यम श्रेणी के जो लोग थे जिनसे जो अंग्रेजी नीतियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, उनको छोड़कर बाकी के जो भी लोग थे वो इस आंदोलन से दूर रहे। बहुत सारे जो बड़े जमींदार थे, तालुकदार थे अवध के, जो इस आंदोलन में शामिल हुए थे, बाद में वो अंग्रेज़ों द्वारा दिए गए आश्वासन के कारण कि वे उनकी स्टेट उनको वापस कर दी जाएगी ज़मीनें, वे भी इस आंदोलन से हट गए। और ऐसे बड़े जमींदारों के हटने के बाद वहाँ के जो किसान थे और जो सिपाही थे उनके लिए इस आंदोलन को जारी रखना बड़ा मुश्किल था। जो महाजन लोग थे, जो लोगों को कर्ज देते थे, वे भी इस आंदोलन से दूर रहे, क्योंकि जो विद्रोही थे उन्होंने उनसे बहुत भारी जो है टैक्स लिए धन के रूप में, और जो है भोजन के रूप में काफ़ी भंडार जो है ताकि आर्मी को खाना खिलाया जाए वो उनसे लिया। इसलिए ऐसे मनी लैंडर्स जो थे वे भी इस विद्रोह के जो है दूर थे और अंग्रेज़ों का उन्होंने साथ दिया। जो व्यवसायी लोग थे, सौदागर थे, बड़े व्यापारी थे, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, उन्होंने जो है विद्रोहियों का साथ नहीं दिया बल्कि उन्होंने जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया। और जो पढ़े लिखे जो अपने आप को आधुनिक मानते थे वे भी इस विद्रोह के खिलाफ थे। यही कारण था कि इतने ज़बरदस्त विद्रोह के बावजूद, इतनी ज़बरदस्त उथल पुथल के बावजूद अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत जो है इस विद्रोह को कुचलने में लगा दी और उन्होंने जो है इंग्लैंड से और ज़्यादा फौजें मंगवाई और इस विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने बहुत ही दमनकारी जो है एक युद्ध छेड़ दिया। ये जो दमनकारी जो उन्होंने रणनीति अपनाई, जो दमनकारी, ये सिपाहियों के ही खिलाफ नहीं बल्कि लोगों के खिलाफ भी अपनाई। दिल्ली, अवध और जो उत्तरी पश्चिमी जो प्रोविंसेस थी, आगरा, मध्य भारत, भारत के अंदरूनी हिस्से, पश्चिमी बिहार, यहाँ पर जो है इन्होंने इतनी मारकाट की, गांव के गांव जला दिए। एक पूरा जो है लोगों को, चाहे वो ग्रामीण थे चाहे शहरी थे,
सभी जगह जो है मारकाट की, और उन्होंने जो है भारत के बहुत सारे जो उत्तरी हिस्से थे वे वापस जीत लिए। लोगों को जो है पशुओं की तरह काटते हुए वे आगे बढ़ते रहे। लोगों को सार्वजनिक जगह पर फांसी लटकाई, उनकी तलवारों से गर्दनें काटी, बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी सुनवाई के। और इस प्रकार से जो है इस विद्रोह को दबाने का उन्होंने काम किया। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए उन्होंने नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने ही गोली मरवा दी। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई, हार हुई और उन्हें मार दिया गया। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। नाना साहब के सेनापति थे तात्या टोपे, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की मदद की थी युद्ध में। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की अब हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। विद्रोह के बाद के साल अंग्रेजों ने 1859 के आखिरी तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था। पहले जैसी स्थिति उन्होंने बना ली थी, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अब वे और ज़्यादा सतर्क हो चुके थे। अब जो है वे पहले वाली नीतियों को और ज़्यादा कठोर करने वाले थे। इसलिए उन्होंने बहुत सारे नए कानून बनाए। वैसे तो विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने 34,735 अंग्रेजी कानून बनाए थे ताकि इस प्रकार का विद्रोह और विद्रोही दोबारा जो है पनप ना सके। तो अंग्रेजों ने कौन से नए बदलाव किए? नंबर 1, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय
मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। यानी अब भारत में ईस्ट इंडिया का राज खत्म कर दिया 1858 में, और अब भारत पर सीधा राज जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य को मिल गया। अब भारत पर जो राज है वो ब्रिटेन से सीधा कर दिया गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया। यानी जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल में जो एक सदस्य था उसको अब भारत में नियुक्त कर दिया, भारत मंत्री बनाकर। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया ताकि वो शासन से संबंधित सारे मामले संभाल सके, और उसको सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय का ओहदा दिया गया। यानी गवर्नर जनरल का पद अब खत्म कर दिया गया और उसको अब वायसराय का जो है पद मान लिया गया, ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया। वायसराय को जो है इंग्लैंड की रानी या राजा का निजी प्राइवेट उसका अपना प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। नंबर 2, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन करने की छूट दी गई। अर्थात दूसरी बात में क्या किया कि जितने भी राजा थे उनको उनके जो भू क्षेत्र थे वो वापस लौटा दिए जाएंगे, ऐसा कहा। और चाहे वो गोद लिए हुए पुत्र हो वो भी उनके अधिकारी उत्तराधिकारी बन सकते हैं, जो कि पहले जो है लेप्स की नीति के अनुसार ऐसा जो है कानून बनाया था कि कोई भी राजा किसी भी पुत्र को गोद अगर ले लेता है तो वो उसका उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। 1857 से पहले सेना ने भारतीय सिपाहियों का अनुपात अब कम कर दिया और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ा दी गई। यह भी तय कर लिया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे, क्योंकि 1857 के विद्रोह में इन क्षेत्रों से जो है बहुत ज़्यादा बगावत हुई थी और इन क्षेत्रों में ही आम जनता ने और सिपाहियों ने जो है जोरदार जो है विद्रोह किया था। तो अब अंग्रेज नहीं चाहते थे कि इन क्षेत्रों के लोगों को सेना में भर्ती किया जाए, ऐसे क्षेत्रों से सेना में जो है भर्ती के लिए लोगों को चुना जाए जो इस विद्रोह से दूर रहे थे। इसलिए इन लोगों की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई, क्योंकि अंग्रेज़ों को ये संदेह था कि 1857 के विद्रोह में जो है अंग्रेज़ों ने जो है बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उस विद्रोह को खड़ा करने में जो है मुसलमानों का ही हाथ था। इसलिए वे जो है उनको शत्रुता के भाव से देखते थे। यहाँ पर ये जो मैप दिया है ये 1857 में जो विद्रोह था उसके मुख्य केंद्र है, कहाँ कहाँ पर ये विद्रोह फैल गया था। ये एक अलग से जो टॉपिक दिया हुआ है इसके बारे में हम जो है आगे थोड़ी सी देर बाद चर्चा करते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 5वां था कि अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। और 6,
भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों का स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। इस प्रकार से 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। देखिए, इसमें एक अन्यतर बात भी, हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या है ये? परम शांति के एक सर्वगिक साम्राज्य की खातिर। ये चीन की बात है। जैसे 1857 का विद्रोह भारत में फैला था, उसी समय चीन में जो दक्षिणी भागों में एक विशाल जन विद्रोह पैदा हो रहा था। यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ और 1860 के मध्य में जाकर खत्म हुआ। होंग जिकुआंग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के सर्वगिक साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। होंग जिकुआंग ने धर्मांतरण यानी धर्म बदल लिया और धर्म बदलकर ईसाई धर्म अपना लिया और वह कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य को की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाए, जहां किसी के पास निजी संपत्ति ना हो, जहां सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेद नहीं हो, जहां अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन तथा जुए, वेश्यावृत्ति और गुलामी पर पाबंदी हो। चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को काफ़ी मदद की। तो ये अगर आपको पसंद आया हो तो आप जो है लाइक ज़रूर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें।